मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की दुश्मन है। मैं खुले मन से कहता हूँ, मैं होली भी जबरदस्त मनाता हूँ और दिवाली में हमारे घरों पर दिए भी जलाए जाते हैं। क्या लोगों को कौन सी बात आपके हिसाब से, आपकी कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें पसंद आ गई, जो उन्होंने इतिहास बदल दिया, 75 साल का इतिहास बदल दिया? आपकी कौन सी ऐसी छवि है जो उनके दिल में घर कर गई? समाज में जिन लोगों की कोई सेवा नहीं करना चाहता, मैं उन लोगों की सेवा करता हूं। दलित है, पिछड़े हैं, वंचित हैं, पसमानदा हैं, इन लोगों से कोई भी बड़ा राजनेता मिलना नहीं चाहता है। मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ। आपको लोगों की सेवा करना पसंद था, इसलिए फिर आप पॉलिटिक्स में उतर गए कि चलिए अब सेवा बड़े पायदान पे किया जाए। कि जो बीजेपी सरकार है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जनता पार्टी जो है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों की दुश्मन है, ये ऐसा बताते हैं, ऐसा कहते हैं, और आप खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। आपके हिसाब से क्या मतलब स्तर की सच्चाई क्या है? आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो लीडर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने समुदाय के साथ साथ एक पर्टिकुलर रीजन का, लोगों का। तो आपको कहीं ना कहीं हिंदुओं की तरफ से भी आमंत्रण आते होंगे, आपको कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ से भी आमंत्रण आते होंगे। किस तरीके के निमंत्रण आपको आते हैं और किस तरीके के निमंत्रणों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान के लिए, एक सेकुलर कंट्री के लिए, डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। अब ये सब अगर आपको करना है तो उसके लिए राजनीति बहुत जरूरी है, उसके लिए पावर चाहिए, क्योंकि हर चीज की सुनवाई पावर से है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस लेवल की मदद जो लेवल में करना चाहते हैं आप समाज में। इसी वजह से मैं जो है राजनीति में आया। जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आवास दे रही है, प्रधानमंत्री आवास दे रही है, ये दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का आयुष्मान कार्ड बना रही है, 5 लाख रुपए प्रति आदमी का इलाज का पैसा दे रही है, ये दुश्मनी है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है, ये दुश्मनी है। ये झूठे और मक्कारों की राजनीति है जो इस अफवाह को फैलाने का काम करते हैं। ये उनकी सियासत है और ये पूरा देश जानता है। दिखावे की जो सियासत कर रहे हैं ये बहुत दिन नहीं चलेगी। आपने तो कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बिजली कितने की है और पूरी दिल्ली में कितना आदमी है? अपनी जमीन बेच के ला रहे हो, पैसा आप कमा के दे रहे हो। मेरे खून पसीने का पैसा आप दे रहे हो। मेरे खून पसीने का पैसा इस तरह बांटोगे, मैं चुप बैठूंगा? मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं इस्लाम धर्म में नहीं हूँ, लेकिन मुझे सारे बिरादरी में जाना पड़ता है। अब बड़ा मंगल होगा, हमको इन्वाइट किया जाता है। मैं एक समाज सेवक हूँ या लीडर हूँ। मैं कोई ऐसा कार्यक्रम हिंदू भाई का नहीं होता जिसमें ऐसा नहीं कि मैं न जाऊँ। चाहे मूर्ति स्थापना दिवस का मामला हो, स्थापना का मामला हो, चाहे दुर्गा पूजा का मामला हो, चाहे बड़े मंगल का मामला हो, सब में मैं पूरी तरीके से हिस्सा लेता हूँ। क्या बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? कौन से धर्म की राजनीति कर रही है बताएं? क्या धर्म की राजनीति कर रही है? मुझे नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्या? गुरुद्वारे सारे बंद हो गए, मेरे खानकाह सारे बंद हो गए, मेरे कब्रिस्तानों में क्या जनाजे नहीं जा रहे हैं? क्या मेरी मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं? किस बात को लेके कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं? नमस्कार, मैं पंखुड़ी मिश्रा और आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है, एक ऐसे इंसान मौजूद है जिन्होंने उत्तर प्रदेश का जो माहौल है उसको बिल्कुल उलटफेर करके रख दिया। कैसे? तो मैं थोड़ा बहुत आपको बताती हूँ और आप गेस कीजिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है जहां पे पिछले 75 साल से कोई भी एक मुस्लिम समुदाय का एक लीडर जो है वो इलेक्शन नहीं जीता। पर इस व्यक्ति ने ये 75 साल की जो टेंडेंसी है उसको खत्म करते हुए ये मुकम्मल करके दिखाया है। ये और कोई नहीं, हमारे बीच, आप सबके बीच में मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी डॉक्टर मोहम्मद हारून रायन जी को। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने जैसा आपके इंट्रोडक्शन में बताया और दर्शक जो हमें देख रहे हैं वो भी बहुत एक्साइटेड तरीके से जानना चाहते होंगे, क्योंकि 75 साल से एक ऐसा क्षेत्र जहां पे जो डोमिनेंसी है वो हिंदू लोगों की ज्यादा है, हिंदुत्व की ज्यादा है, और जो दूसरी कम्युनिटी है, जो दूसरा समुदाय है हिंदुस्तान में, मुस्लिम कम्युनिटी, वहां बस 10% लोग हैं। ऐसे समुदाय में, ऐसी जगह पे पंचायत इलेक्शन में अपना झंडा आपने गाड़ा, क्या महसूस किया उस वक्त? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं भेदभाव का कोई मतलब नहीं मेरे साथ, हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं। मैं भारत देश में रहता हूं, भारतवासी हूं, और भारतवासी न मुसलमान है, न हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है। भारत देश में रहने वाला सिर्फ भारतवासी हो सकता है।
और जो भी देशवासी इस बात को नहीं कबूल करता है वो देशवासी नहीं है। क्योंकि भारत में रह रहे हैं तो भारतवासी है। बिल्कुल। हाँ, ये अलग की बात है कि आप किस धर्म को पसंद करते हैं, हम किस धर्म को पसंद करते हैं, लेकिन इस धर्म को मानने को लेकर हम एक दूसरे से झगड़ा करें, एक दूसरे से नफरत करें, वो सच्चा भारतवासी नहीं हो सकता है। जिन लोगों के नियत में और सोच में खोट होती है वो लोग ये बात करते हैं कि मैं हिंदू हूं, मैं ये मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है। मेरा सिर्फ एक ही कहना है, जिस देश में रहना है उसको भारत माता कहना है। बिल्कुल। इसी सवाल की कड़ी में मैं जोड़ना चाहूंगी कि जिस क्षेत्र से आप जीते हैं वहां पे, क्योंकि पंचायत इलेक्शंस हुए, पंचायत चुनाव में आप जीते, क्या लोगों को कौन सी बात, आपके हिसाब से आपकी कौन सी ऐसी बात है जो उन्हें पसंद आ गई, जो उन्होंने इतिहास बदल दिया, 75 साल का इतिहास बदल दिया? आपकी कौन सी ऐसी छवि है जो उनके दिल में घर कर गई? देखिए, मैं एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, सिर्फ सेवक हूं। सेवा करता हूं समाज में, और समाज में जिन लोगों की कोई सेवा नहीं करना चाहता मैं उन लोगों की सेवा करता हूं। चलो, सेवा के बारे में भी बात करेंगे। बिल्कुल, हाँ। जैसे दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, पसमानदा हैं, इन लोगों से कोई भी बड़ा राजनेता मिलना नहीं चाहता है। मैं उन्हीं के बीच में रहता हूं, और ये उनकी मोहब्बत है कि मेरे चुनाव में उन लोगों ने तन मन से मुझे चुनाव लड़ाया और जिता कर हमको सदन में बिठाने का काम किया, जिले की सदन में बिठाने का काम किया। और मैं आज उन लोगों की आवाज अपने जिले की सदन में उठाता हूं। बिल्कुल। और उनके हर एक कार्य के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। इसीलिए हमारी सोच को देखते हुए हमारे क्षेत्रवासियों ने हम पर भरोसा किया, और उनके भरोसे पर मैं खरा भी उतर रहा हूं। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके कार्यकाल को 2 साल पूरे हो चुके हैं, काफी कुछ आपने किया होगा। सेवा की बात करते हैं, क्योंकि आपके जो स्टेटमेंट है उसमें एक वर्ड आया, सेवा। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी, दोस्तों को बताना चाहूंगी कि हमारे साथ सर जो जुड़े हैं ये सोशल वर्कर थे। पहले इन्होंने अपनी जो पॉलिटिकल जर्नी है वो सोशल वर्किंग से स्टार्ट की थी। क्या कुछ किया है आपने, एक पसमानदा जो अपने समुदाय की बात की? देखिए, इसको मैं इसके बारे में मैं बता दूं, हर आदमी की सोच अलग होती है और हर आदमी को ईश्वर सोच अलग अलग देता है। बिल्कुल। ऊपर वाले ने सोच मेरी अलग दे दी, मेरा दिल अलग दे दिया, और दिल ऐसा दे दिया कि गरीबों के प्रति हमदर्दी, सेवा भाव करने का दे दिया। आज मैं उन लोगों के बीच में वो सेवा कर रहा हूं जो ऊपर वाले ने मेरे दिल में रखा है कि आपको ये करना है। सेवा का ये मतलब नहीं है आप अपनी हैसियत के हिसाब से भी सेवा कर सकते हैं। आप बहुत छोटी सेवा कर सकते हैं। इतनी तो सेवा कर ही सकते हैं कि शाम को 1 रोटी गाय को खिला दीजिए, ये भी तो सेवा ही है। कोई प्यास से परेशान है, 1 गिलास पानी पिला दीजिए, ये भी सेवा है। लेकिन अगर आपकी लाखों करोड़ों की हैसियत है खर्चा करने की, वो भी सेवा है। भाव में अंतर, सेवा भाव का सिस्टम है, और ऊपर वाला सिर्फ दिल देखता है, आपका पैसा नहीं देखता कि आप कितना खर्चा किए। कहिए उतना पुण्य एक रोटी में मिल जाए और उतना 1 करोड़ रुपए खर्चा करने में मिले, वो दिल की बात होती है। अगर आपने दिल से दान किया 1 रोटी, उसका पुण्य अलग होगा। ये हुआ कि दिखावे के लिए 1 करोड़ दान किया, उसका पुण्य अलग होगा। इसीलिए हमारे समाज में है, या सभी समाज में, कि आप जिस हाथ से दीजिए दूसरे हाथ को पता न चले। बिल्कुल। तो हमारा जो कहना है, देशवासियों से, सभी देशवासियों से कहना है कि समाज सेवा करिए, जितना आपको सुकून मिलेगा
और जितना चैन समाज सेवा करने के बाद आएगा, हिंदुस्तान में कोई ऐसी दवा नहीं है जो वो सुकून दे दे। तो मतलब पहले आपने अपनी जर्नी की शुरुआत की, अपने जो कहते हैं लाइफ की जो शुरुआत की एज अ सोशल वर्कर स्टार्ट किया आपने। जी। आपको लोगों की सेवा करना पसंद था, इसलिए फिर आप पॉलिटिक्स में उतर गए कि चलिए अब सेवा बड़े पैदान पे किया जाए, और उसके बाद आपने रुख समाजवादी पार्टी की तरफ किया। कुछ जर्नी के बारे में बताइए अपने। देखिए, समाज सेवा करने आएंगे अगर लोगों के प्रति आपको हमदर्दी है, तो एक वो तो अलग की बात है कि आप महिला हैं, जैसे घर के अंदर कैद हैं, और आप ज्यादा से ज्यादा सेवा कर सकती है कि आपने अगर देखा बाहर गए हैं तो आप उसको रोटी खिला सकती हैं, या कोई दरवाजा खटखटाया, कहा बहन जी हमको जो है भूख बहुत लगी है, खाना खिला दीजिए, तो आपको खिला सकते हैं। लेकिन अगर किसी के परिवार में कोई बीमार है तो वो आपसे कहने नहीं आएगा कि मेरे लड़के को अस्पताल में एडमिट करा दीजिए। वहां पे समाज सेवा के लिए जो आदमी होगा उसके पास जाएंगे, या उनके लड़के को नाजायज किसी ने थाने में बंद करा दिया तो उसके लिए किसी आदमी के पास जाएंगे जो समाज सेवा करता हो। उस चीज को लेकर अब ये सब अगर आपको करना है तो उसके लिए राजनीति बहुत जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, पावर चाहिए, उसके लिए पावर चाहिए, क्योंकि हर चीज की सुनवाई पावर से है। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। उस लेवल की मदद जो लेवल में करना चाहते हैं आप समाज में। इसी वजह से मैं जो है राजनीति में आया, और उस टाइम सभी लोगों के कहने से मैंने समाजवादी पार्टी में ज्वाइनिंग ली। कितना समय का कार्यकाल रहा आपका समाजवादी पार्टी के साथ? 15 साल का समय रहा जो मैंने समाजवादी को दिया। लेकिन इन 15 सालों में मैं जिस मकसद से गया था वो पूरा नहीं हो पाया। वो मेरा मकसद नहीं पूरा हो पाया। क्योंकि मेरा मकसद क्या था मैं आपको बता दूं। मेरा मकसद था गरीबों, वंचित, मजलूमों, दीन दुखियों को मुख्य धारा से जोड़ना, पसमानदा समाज के लोगों को मुख्य धारा से जोड़ना, ये मेरा मेन मकसद था। उस पे मैं पूरी तरीके से मेहनत करता रहा। पार्टी दिलासा देती रही, लेकिन उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। 2006 में मौजूदा कांग्रेस की सरकार थी। 2006 में सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट जो आई, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बारे में आप भी जानती होंगी कि उसमें रिपोर्ट में आया कि मुसलमानों की, पसमानदा मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। मैं पूछना चाहता हूं इसी बात को लेकर कांग्रेस पार्टी से, सोनिया गांधी जी से, राहुल गांधी जी से, जब सच्चर की मोटी की रिपोर्ट तुम्हारे टाइम पर आई थी और मुसलमानों के हमदर्द बन रहे थे, तो उनके लिए आपने क्या किया? आपने उनको कोई आरक्षण देने का काम किया? शिक्षा में कोई आरक्षण दिया? राजनीति में कोई आरक्षण दिया? नौकरी में कोई आरक्षण दिया? या समाज में कोई आरक्षण दिया? कुछ भी नहीं किया। ये तो अब की बात थी। और कांग्रेस ने किया क्या है? एक और बहुत बड़ी बात बता दूं, कांग्रेस ने यह किया है कि आजादी के बाद से जब देश आजाद हुआ और सरकार बनी थी, तब 28-29% मुस्लिम नौकरियों में था। आज की स्थिति क्या है? 2-4% भी नहीं बचा। किस चीज की हमदर्दी बताते हो कि मुसलमान मेरा भाई है? कहां से तुम्हारा भाई है? अगर तुम्हारा भाई होता तो जिस दिन आपको पता चला था कि मुसलमानों की स्थिति
दलितों से बदतर हो गई है, तो आप उनके बारे में सोचते और उस पर कार्य करने का काम करते। पर जिन पार्टी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, कांग्रेस की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, उनके कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स हम सुनते रहते हैं आमतौर पे, जब भी वो स्पीच कहीं पे दे या फिर मीडिया प्रेस के साथ बातचीत करे, किसी से भी बातचीत करे, उनके एक स्टेटमेंट बड़ा बोल्ड तरीके से सामने आता है कि जो बीजेपी सरकार है, यानी जो भारतीय जनता पार्टी जो है, जनता पार्टी जो है, ये कहीं ना कहीं मुस्लिमों की दुश्मन है। ये ऐसा बताते हैं, ऐसा कहते हैं, और आप खुद उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। ये आपके हिसाब से क्या मतलब अस्तर की सच्चाई क्या है? ये दुश्मनी ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितनी योजनाएं दी हैं ये दुश्मनी ही अदा कर रही है। यही दुश्मनी है ना, जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों को आवास दे रही, प्रधानमंत्री आवास दे रही, ये दुश्मनी है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का आयुष्मान कार्ड बना रही है, 5 लाख रुपए प्रति आदमी का इलाज का पैसा दे रही, ये दुश्मनी है। उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर देने का काम कर रही है, ये दुश्मनी है। ये झूठे और मक्कारों की राजनीति है जो इस अफवाह को फैलाने का काम करते हैं। उन राजनीतिक पार्टियों का दमन हो गया है, वो बौखला गए हैं। इस बौखलाहट में इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन नहीं है। मैं कहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन होती तो सारी योजना जो देश में लागू हुई है वो सारी योजना मुसलमान को न मिलती। मुसलमानों की दुश्मन है भारतीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये मुसलमानों की दुश्मन है। सिर्फ इनसे वोट लेने का काम करती हैं, वोट लेकर फिर इनको ठगने का काम करती हैं। और आप यही लोग हैं जो इस चीज को भड़काने में लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन है। आप खुद बता दीजिए, या तो राहुल गांधी आके हमको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है। अखिलेश यादव जी आके बता दें कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की दुश्मन क्यों है। मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी जो है मुसलमानों की दुश्मन है। मैं खुले मन से कहता हूं, अगर मेरी दुश्मन नहीं थी तो 28% से शुरू हुए थे, 8% नहीं बचे, ये मेरे दुश्मन है। और ये अगर मेरे दुश्मन नहीं थे तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी, उस पर कार्य करते तो मैं जानता कि मेरे दुश्मन नहीं है, खुलेआम मेरे दुश्मन है। लेकिन समाजवादी पार्टी या कांग्रेस जो है, दोनों पार्टीज का एक स्टेटमेंट होता है कि जो बीजेपी है वो धर्म की राजनीति करती है। वहीं बीजेपी की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, आपके नेता लोग भी स्टेटमेंट देते हैं, वो भी कहते हैं कि समाजवादी जो पार्टी है वो घर की राजनीति है, मतलब सिर्फ घरेलू राजनीति ही करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट में आप क्या, पहले तो समाजवादी और कांग्रेस के ऊपर आपका क्या कहना है, जो कहते हैं धर्म की राजनीति है? क्या बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है? कौन से धर्म की राजनीति कर रही है बताएं, क्या धर्म की राजनीति कर रही है? मुझे नमाज पढ़ने नहीं दिया जा रहा है क्या? गुरुद्वारे सारे बंद हो गए, मेरे खानकाह सारे बंद हो गए, मेरे कब्रिस्तानों में क्या जनाजे नहीं जा रहे हैं? क्या मेरी मस्जिदें तोड़ दी जा रही हैं? किस बात को लेके कह रहे हैं धर्म की राजनीति कर रहे हैं? किस बात को लेके? आज मुझे पूरी आजादी है, मैं जहां जिस मस्जिद में जाना चाहूं जा सकता हूं। और कौन सा भारत देश में ऐसी कौन सी जगह है जहां मस्जिदें नहीं है? एक जगह बता दीजिए आप हमें कि भारत देश में उस जगह पे मस्जिद नहीं है, तो मैं समझूंगा। या भारत देश में उस जगह मुसलमानों को नमाज पढ़ने नहीं दिया जाएगा उस मस्जिद में, तो मैं मानूंगा कि मुसलमानों की दुश्मन है। मैं ऐसे झूठे मक्कारों की बात पे यकीन नहीं करता हूं। जो सच है वो दिखाए हमें। कहते हैं कि हाँ मुसलमानों की दुश्मन, तो हमको दिखाएं, तो किस तरफ से दिखाएंगे? हाँ, ये एक चीज है कि पसमानदा मुसलमान शिक्षा में पीछे, तो उनको बहकाने का काम जरूर कर लेती है। जिससे जो शिक्षा से पीछे हैं, समझदारी में कम है, तो उनको एक बात समझ में आ जाती है, हाँ कि भारतीय जनता पार्टी दुश्मन है। मैं वो अपने भाइयों से ये बात को कहना चाहता हूं, वो लिख लें, मैं जो बोल रहा हूं उसको याद कर लें। अगर भारतीय जनता पार्टी तुम्हारी दुश्मन होती तो जितनी योजनाएं मिल रही हैं सबको, उतनी तो आपको ना मिलती।
और अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी अगर हमारी हमदर्द होती तो आज हमारी स्थिति दलितों से बदतर ना होती। अगर गलत हो तो बताएं। बिल्कुल, अब वो तो खैर दूसरी सवाल के साथ मैं जानना, एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, समझना चाहूंगी। समाजवादी पार्टी जो है, क्योंकि अखिलेश यादव जी के साथ आपने समाजवादी पार्टी को 15 साल दिए हैं। 15 साल एक काफी समय होता है किसी भी इंसान को, व्यक्ति को, या फिर किसी कार्यशैली को समझने के लिए। और अभी आप बीजेपी में, दोनों लोगों के, चाहे मोदी जी के नेतृत्व में जो बीजेपी चल रही है, या योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो उत्तर प्रदेश चल रहा है, या अखिलेश यादव को देखिए जिनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चल रहा था, दोनों में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? आज का उत्तर प्रदेश ज्यादा बढ़िया आपको लग रहा है, या आज का उत्तर प्रदेश ज्यादा स्वच्छ है, ज्यादा रहने लायक है, या फिर डिसिप्लिन पूर्व है, या उस समय अखिलेश यादव जी के समय का उत्तर प्रदेश? कौन सा उत्तर प्रदेश चुनिएगा आप? दोनों में जमीन और आसमान का फर्क है। आज उत्तर प्रदेश नहीं है, आज उत्तम प्रदेश है। इससे पहले उत्तर प्रदेश था। उत्तम प्रदेश क्यों है? आप एक महिला हैं। आप आज की डेट में 24 घंटे में किसी टाइम भी आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी जाना चाहें, किसी की हैसियत नहीं है कि आपको आंखें उठाकर देखे या आपसे कोई बदतमीजी कर दे। यही चीज आज से 8-10 साल पहले क्या था? शाम होते ही महिलाएं बाहर निकलने से डरती थी, असुरक्षा महसूस करती थी। आज योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया? बुलडोजर चलाया, एंटी रोमियो बना दिया। अच्छा। जो भी मेरी बहन बेटियों को देखेगा उसकी जगह बाहर नहीं है, जेल के अंदर है। और जो गलत करेगा वो खुद तो मिटेगा, उसका परिवार भी मिटा दिया जाएगा। क्योंकि इससे आप क्या हासिल करते हैं? इबरत हासिल करेंगे कि इन कामों से दूर रहिए वरना मिट जाएंगे। सख्त कानून करिए। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपके हाथ में बागडोर है, और आपके होते हुए भी हमारी बहन बेटियां सुरक्षा महसूस करें, सुरक्षित ना रहें। कौन सी सरकार चलाते हो? बिल्कुल। सुरक्षा के ऊपर एक रिसेंटली में, हाल ही में एक घटना हुई, आपको पता होगा, कोलकाता की घटना है, जिसके ऊपर पूरा देश आक्रोश में है। साथ ही साथ खास करके कोलकाता के निवासी आक्रोश में है, डॉक्टर्स आक्रोश में है, जिनके पास लगातार धरना भी आप देख रहे हैं। कोलकाता में एक ऐसा कांड हुआ जहाँ पे अस्पताल में एक डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया, दुष्व्यवहार किया गया, जिसके बाद लगातार वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी जी, उन्होंने उनके स्टेप्स कुछ इस तरीके से देखे गए कि वो रैली में शामिल हो गई। जब लोगों ने उनसे डिमांड किया कि आप जल्द से जल्द जो व्यक्ति है जिसने ये दुष्कर्म किया है उसको आप सजा दिलवाइए, तो वो खुद रैली में शामिल हो गई। उसके बाद उन्होंने 2 लगातार पत्र लिखे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, और वहीं दूसरी तरफ आप योगी आदित्यनाथ जी का एंटी रोमियो बता रहे हैं। इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? आपकी क्या राय है? वो एक औरत है, वहां पे उनको नहीं होना चाहिए था मुख्यमंत्री, वहां पे मेरे प्रदेश का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ। ये घटना ना होती। एक औरत हो कि तो आपने औरत का दर्द नहीं समझा। इतना टाइम लगा आप उसके दर्द को समझने के लिए, जब पूरा देश उबला। नौबत कहां से आई? पूरे देश को उबलने के लिए। एक बहन बेटी का जो न्याय दिलाने के लिए पूरा देश आपसे लड़ाई करेगा, पूरा देश लड़े उसके लिए। शर्म की बात है। ऐसे मुख्यमंत्री को तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। इस्तीफा की उससे याद आया, इस्तीफा की बात करते हैं। अभी आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है अपनी पार्टी के। ये उनकी सियासत है और ये पूरा देश जानता है। दिखावे की जो सियासत कर रहे हैं ये बहुत दिन नहीं चलेगी। आप मेरा खजाना खुले आम बांटेंगे,
कितने दिन बर्दाश्त करेंगे? आपने तो कह दिया 300 यूनिट बिजली फ्री। 300 यूनिट बिजली कितने की है? और पूरी दिल्ली में कितना आदमी है? अपनी जमीन बेच के ला रहे हो, दे रहे हो, पैसा आप कमा के दे रहे हो, मेरे खून पसीने का पैसा आप दे रहे हो। मेरे खून पसीने का पैसा इस तरह बांटोगे, मैं चुप बैठूंगा? आप प्रदेश को अपंग बना रहे हैं। ये जो अपंग बनाने का काम है बंद कर दीजिए। देश को आगे बढ़ाने का काम करिए, उनको नौकरी दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनके लिए लघु उद्योग की व्यवस्था कीजिए, ना कि उनको बिजली फ्री दीजिए, ना कि उनको पानी फ्री दीजिए। आप आदमी को अपंग कर रहे हैं। जब आज हमारी सारी सुविधाएं हमको मिलेंगी, कल हमको नहीं मिलेंगी, तो हम काम कैसे करेंगे? आप देश को आगे बढ़ाने की सोच रखिए, अपंग बनाने की ना सोच रखिए। अभी जैसे आप पसमानदा कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजें आपने की हैं पास्ट में भी, आने वाले समय में भी आपके पास कोई ना कोई प्रोजेक्शन जरूर होगा उस समाज को आगे ले जाने के लिए। आपने अपने स्टेटमेंट में एक बात कही कि उनको लोग भ्रमित करते हैं क्योंकि वहां पे लिटरेसी रेट थोड़ी सी कम है। इसको लेके क्या प्रोजेक्शन है आपका आने वाले समय में? देखिए, अब तो खैर शिक्षा के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, सरकार कर रही है और बहुत अच्छी तरीके से कर रही है। मेरा मेन मुद्दा है कि उन लोगों को मेन धारा में जोड़ना। मेन धारा में जोड़ना। मेन धारा जोड़ने के लिए, जैसे मोदी जी ने कहा, पसमानदा की बात की, पसमानदा मुसलमान। आज तक सियासत में होता क्या रहा कि अशराफ 15%, 10-15% है, वही उनके नसीब के भागीदार बनते थे, वही सब ठेकेदार बनते थे और उन ठेके ले लेके इन पसमानदाओं को बद से बदतर बनाते चले गए और खुद को ग्रोथ करते चले गए। उसकी वजह क्या रही? चूंकि ये लोग शिक्षा से दूर रहे। जब इतनी सारी पार्टी की बात हो ही रही है, जब इतने सारे नेता की बात, विपक्ष की बात हो ही रही है, तो एक और व्यक्ति हैं जिन्हें छोड़ दिया तो आपके साथ ये जो पॉडकास्ट है वो खाली रह जाएगा, और वो और कोई नहीं है, वो आपके समुदाय से ही बिलोंग करते हैं, जिनका नाम ओवैसी जी है, जो हैदराबाद से हैं। और आपसे मैं सवाल करूंगी क्योंकि ओवैसी जी के कई सारे स्टेटमेंट्स हैं जो आते रहते हैं समय दर समय, स्पीच के दौरान, सोशल मीडिया के दौरान, ट्वीट्स के दौरान। तो रिसेंटली उनका एक स्टेटमेंट था जहां पे उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी लेक्चर देती है सेकुलरिज्म का, सेकुलर कंट्री का, लेकिन खुद धर्म की राजनीति करती है, खुद धर्म को आगे लेके आती है, खुद धर्म के आधार पे लोगों को तोड़ती है और सिर्फ गरीबी बढ़ा रही है, नौकरी खा रही है। ऐसे कई सारे प्रत्यारोप लगाए हैं आपके विपक्ष पार्टी ने, क्या कहेंगे आप? बात तो सही कह रहे हैं, बीजेपी पार्टी धर्म की राजनीति करती है, लेकिन कौन से धर्म की राजनीति करती है ये उनको नहीं मालूम है। बीजेपी पार्टी राष्ट्र धर्म की बात करती है और ओवैसी जी किस धर्म की बात करते हैं? जात धर्म की बात करते हैं। शायद उनको पता नहीं है, लेक्चर तो इतने इस्लाम पे देते हैं, तकरीरें इतनी करते हैं, क्या मेरे इस्लाम में मेरे नबी ने ये बताया कि जात धर्म की बात करना? अगर इस्लाम में कहीं दिखा दें कि मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कह के गए हैं कि तुम्हारा पड़ोसी भूखा हो तो बगैर उसको खाना खिलाए मत खाना, ये उन्होंने नहीं कहा था कि तुम्हारा पड़ोसी हिंदू है कि सिख है कि ईसाई है कि मुसलमान है, ये नहीं कह के गए हैं। उन्होंने कहा पड़ोसी भूखा हो। पड़ोसी कोई भी हो सकता है, लेकिन इनके हिसाब से पड़ोसी हो तो मुसलमान हो तो उसको खाना खिलाएंगे। ये इस्लाम मेरा नहीं सिखाता है और ना इस्लाम जात धर्म की बात करता है, ना मैं कभी जात धर्म की बात करता हूं। जो जात धर्म की बात करते हैं
वो परिवारवाद की बात करते हैं, वो पार्टियां दूसरी हैं। इसीलिए हम उस पार्टी से को छोड़ने का काम किए। हम भारत देश में रहते हैं और भारत देश का हर एक आदमी हमारा भाई है, वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। मैं उनकी तरह नहीं हूं कि हम बड़ी टोपी लगा के उनको तकरीर करेंगे और बड़ी टोपी लगा के जो है मुसलमान भाइयों को बांटने का काम करेंगे। मैं उसमें कहूं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। वो मुसलमान की बात करते हैं। आप बताइए देश में कितनी सीटें हैं जो मुसलमान खुद जीत लेगा बगैर हिंदू भाई के साथ में? बताएं हमें। तो वो मुसलमानों को जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं देश में, वो मुसलमानों के विरोध का काम कर रहे हैं। मुसलमानों के वो दुश्मन हैं। अगर हम अकेले जीत नहीं सकते तो हम इनका विरोध करेंगे तो हमारे वो दुश्मन हैं। और अगर उनके हिसाब से मैं चल रहा होता तो आज सदस्य जिला पंचायत में यहां नहीं बैठा होता, क्योंकि 90% हिंदू भाई थे। जात धर्म की बात करते तो मैं चुनाव जीतता? आप इस बात का जवाब दीजिए हमें कि अगर हम जात धर्म की बात करते तो वहां पे चुनाव में नहीं जीतता, मैं वहां लड़ने जाना पड़ता मुझको जहां 90% मुसलमान होता। और 90% मुसलमान कहां मिलेगा हमको? आप बताइए, 90% मुसलमान मिलेगा कहां हमको? और इसका मतलब क्या है? एक बात और बताई थी, उनको मैं बता देना चाहता हूं। मेरे नबी ने बताया था जिस देश में रहना उस देश के साथ ईमानदारी से रहना, उस देश में ईमानदारी के साथ रहना, उस देश के कानून को ईमानदारी के साथ फॉलो करना। अगर देश आज हमारा कह रहा है कि गौ माता की हत्या ना की जाए, इसमें मैं सबसे आगे बढ़ के हिस्सा लेता हूं। और जो मुसलमान भाई गाय काटते हैं या गाय का गोश्त खाते हैं, ये उनके लिए हराम है, क्योंकि मेरा देश का कानून नहीं। हाँ, जिस प्रदेश में लागू है कि काटिए, हमसे क्या मतलब है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं। लेकिन जिस देश में और जिस प्रदेश में इसकी पाबंदी है, उस देश के कानून को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं तो ये मेरी कमी है, और वो चीज जो खाएंगे वो हराम होगी, क्योंकि हम चोरी से काटेंगे ना, और चोरी का एक भी लुकमा खाने वाला हराम में गिना जाता है। बालिस्टर होना नहीं काम है, तकरीर देना नहीं काम है, तकरीर को फॉलो करना काम है। नबी के कदमों से जो चले हैं उन पर फॉलो करना काम है, उनकी बातों पर ध्यान देना काम है, उनकी बातों का समझना काम है। ये थोड़ी ना है कि हम बालिस्टर हो गए, शेरवानी पहन के, टोपी पहन के आए तो हम बताएं मुसलमानों की दुश्मन समाजवादी पार्टी है, मैं मान लूंगा। मुसलमानों की दुश्मन कांग्रेस पार्टी है, मैं मान लूंगा। लेकिन ये कहोगे कि मुसलमानों की दुश्मन भारतीय जनता पार्टी है, मैं नहीं मानूंगा। हाँ, मैं मान लेता, क्योंकि हमें दिखाओ तो। इतनी योजनाएं लागू की बीजेपी ने, एक योजना में मेरा नाम कट गया होता कि इसमें मुसलमान को नहीं फायदा मिलेगा। आयुष्मान जो 5 लाख में प्रति आदमी के लिए दे रहा हूं, इसमें मुसलमान नहीं होगा, मैं मान लेता। मेरे दुश्मन है। मैं कभी ना कहता अपने भाइयों से, मजलूमों से, दीन दुखियों से कि समाजवादी का भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करिए, समाजवादी का न करिए। और वैसी क्या बात करते हैं? अगर उनको धर्म की राजनीति करना था और तोड़ने फोड़ने काम करना था तो वो यहां रहे ही मत, उन्हीं लोगों के साथ में जाके रहें जो इनकी तरीके से कार्य करते हैं। पाकिस्तान वाले पाकिस्तान में जाके रहें, बात करें। हमारे बुजुर्ग यहां पे अपनी मर्जी से रुके थे, ना वहां से भगाए गए थे और ना यहां जाने का इरादा किया था। ये उनका हिंदुस्तान है, उनका भारत है। जब वो अपने भारत में रहे थे तब मैं आज यहां भारत में हूं। अब अगर हमारे बुजुर्ग भी गद्दार होते या हमारे बुजुर्गों को भी परेशानी हुई होती तो वो यहां ना होते, वो पाकिस्तान में होते। तो यहां मेरे बुजुर्ग हैं,
मेरी बुजुर्गों की मजारें हैं, मेरे बुजुर्गों के कब्रिस्तान हैं, वो लोग यहाँ हैं, दफन हैं, और कल मैं भी दफन होऊंगा यहाँ। मेरे बेटे पाकिस्तान थोड़ी न जाएंगे। ये मोहब्बत है। और जिस देश में आप रहेंगे, अगर आपको उस देश से मोहब्बत नहीं, तो आदमी से मोहब्बत हो ही नहीं सकती। बहुत सही स्टेटमेंट था आपका। लेकिन इस पे एक छोटा सा सवाल, क्योंकि अभी आपने कई सारे स्टेटमेंट्स दिए जो आपके हिसाब से जो कुरान में कहे गए हैं, जो नबी ने कहा है कि हिंदुस्तान में रहना है, देश को रहना है, हमेशा राष्ट्र प्रेम को सबसे आगे रखना है। बिल्कुल। क्योंकि आप नेता हैं, क्योंकि आप लीडर हैं, तो इसलिए एक आखिरी सवाल जाने से पहले कि जो लीडर होता है वो रिप्रेजेंटेटिव होता है अपने समुदाय के साथ साथ एक पर्टिकुलर रीजन का, लोगों का। तो आपको कहीं ना कहीं हिंदुओं की तरफ से भी आमंत्रण आते होंगे, आपको कहीं ना कहीं मुसलमानों की तरफ से भी आमंत्रण आते होंगे। किस तरीके के निमंत्रण आपको आते हैं और किस तरीके के निमंत्रणों में आप पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे करते हैं? क्योंकि वो एक इंस्पिरेशन होना चाहिए हमारे हिंदुस्तान के लिए, एक सेकुलर कंट्री के लिए, एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। देखिए, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं इस्लाम धर्म में हूँ, लेकिन मुझे सारे बिरादरी में जाना पड़ता है। अब बड़ा मंगल होगा, हमको इनवाइट किया जाता है, मैं एक समाज सेवक हूँ या लीडर हूँ। मैं कोई ऐसा कार्यक्रम हिंदू भाई का नहीं होता जिसमें ऐसा नहीं कि मैं न जाऊं। चाहे मूर्ति स्थापना दिवस का मामला हो, स्थापना का मामला हो, चाहे दुर्गा पूजा का मामला हो, चाहे बड़े मंगल का मामला हो, सब में मैं पूरी तरीके से हिस्सा लेता हूं। मैं पूछ रहा हूं, अगर यह गलत हो तो ऐसी जी बताए हमें। देखिए, आप भारत में रह रहे हैं, भारत के कल्चर को आपको अपनाना पड़ेगा। ये मैं नहीं कहता हूं कि आप जाके वहां पूजा शुरू कर दीजिए, आप मुसलमान हैं। नहीं, आप मुसलमान हैं, आप नमाज पढ़िए। कभी बीजेपी ने कहा कि मुसलमान हो आप जो है आरती करिए, लेकिन अगर करेगा तो वो दिखावे की करेगा। मेरे जो संबंध हैं, मेरे जो रिश्ते हैं, मैं सारे प्रोग्रामों को अटेंड करता हूं, चाहे हिंदू भाई का हो चाहे मुसलमान भाई का हो। कोई ऐसा प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें मैं जाता ना हूं। सभी प्रोग्रामों में जाता हूं, और प्रोग्रामों में जाता हूं, शादियों में जाता हूं, उनके पर्सनल प्रोग्राम जो रखते हैं उनमें भी उनको भी मैं अटेंड करता हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मुसलमान हूं तो हिंदू भाई के कोई प्रोग्राम अटेंड नहीं करूंगा। उसमें मैं ये नहीं देखता हूं कि किसका त्योहार है। मैं होली भी जबरदस्त मनाता हूं, होली के रंग भी खेलता हूं, अपनी टोली के साथ जाता हूं और घूमता भी हूं। और दिवाली में हमारे घरों पर दिए भी जलाए जाते हैं। ये खुशी है। दीपावली इतनी बड़ी खुशी है, हर भारतवासी को मनाना चाहिए। इसमें क्या कमी है भाई? किसके लिए मनाया जा रहा है? वो एक आइडियल है ना, जिसके लिए मनाया जा रहा है। आइडियल को नहीं मानते हैं। उन्होंने एक कौन सा रास्ता बता दिया गलत था जो मैं दीपावली ना मनाऊं? अगर उनके कोई रास्ते गलत होते तो मैं सोचता दीपावली ना मनाऊं। दीपावली मनाता हूं। मेरे दीपावली में मेरे वहां दिए जलते हैं और होली भी खेलता हूं। मैं वो वाला हूं, सर्व समाज का नेता हूं, अकेला मुस्लिम नेता नहीं हूं। उसी का नतीजा है कि 90% लोगों ने भी मेरा साथ दिया, 10% लोगों ने भी साथ दिया। सो दर्शकों, ये थे कुछ बोल्ड स्टेटमेंट्स आपके नेताजी की तरफ से कि कैसे बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सब धर्म को लेके चल रही है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कैसे जो बाकी के दल हैं, बाकी के विपक्ष पार्टी हैं, वो एक कह सकते हैं कि लोगों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके स्टेटमेंट द्वारा उन्होंने ये भी कहा कि शायद जो वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं या जो मतभेद वो लोगों में पैदा करना चाहते हैं, मनभेद जो लोगों में पैदा करना चाहते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कभी भी मोटिव था ही नहीं। आखिर में जाने से पहले कुछ आखिरी वर्ड्स उनके तरफ से, तब तक के लिए जय हिंद।
मैं हारूंगा नहीं, मैं ये जानता हूं। मैं थकूंगा नहीं, मैं ये जानता हूं। मैं टूटूंगा नहीं, मैं ये जानता हूं। मैं लड़ूंगा और जीतूंगा, मैं ये जानता हूं। क्योंकि मैं अकेला नहीं, मेरे साथ लाखों लोगों की दुआएं हैं, ये भी मैं मानता हूं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय हिंद,